नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर लेकर हाजिर हो चुका हूं। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन कौन सी 5 अहम खबरें हैं आज हमारे खबर दिन भर के इस प्रोग्राम में। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कौन कौन सी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं। आज सबसे पहले जिस खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र एक महीने का करेंगे, क्योंकि एक महीने में सब कुछ तबाह हो गया। दरअसल आज हम बात करेंगे एक ऐसे महीने की जो किसी की भी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। एक महीने में क्या हो सकता है, एक महीने में जिंदगी तबाह हो सकती है, जिंदगी खत्म हो सकती है, और आज की तारीख में यह बात बहुत मुमकिन है। आज हम आपको बताएंगे कि 11 मई 2025 से 11 जून 2025 तक सिर्फ एक महीने के भीतर एक परिवार की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। कैसे एक एक पल ने उन्हें बर्बादी की कगार पर धकेल दिया। सोनम और राजा की कहानी की हर तस्वीर आज आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल मोदी के डिनर से दूरी की करेंगे। किसने दूरी अख्तियार की है बताएंगे आपको बताएंगे कि सियासत के ऐसे दिलचस्प मोड़ की बात करेंगे जहां पहले साथ था फिर दूरी आ गई। ये कहानी भारत की राजनीति के एक बड़े चेहरे असदुद्दीन ओवैसी की है, जो कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेपर्दा करने में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन अब अचानक एकाएक दूरी बना ली है, जिसने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर सियासत का एक नया अध्याय, बताएंगे आपको कुछ ही देर के बाद। इसके अलावा खबर दरअसल एक और अहम है। खबर है दरअसल बर्थडे की। दरअसल हैप्पी बर्थडे है, ऐसे जन्मदिन की सेलिब्रेशन की हम बात करेंगे जिसने सोशल मीडिया को झकझोर कर रख दिया है। तलवार निकली, मेज पर रखा केक और फिर शुरू हुआ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन का वो जश्न, जहां रस्में नहीं बल्कि रसूख दिखा। लाठी वाले लालू अब तलवार पर। क्या ये महज एक मासूम सेलिब्रेशन था या फिर सियासत के मैदान में फिर से ताल ठोकने की तैयारी? इस पर सियासत गर्म हो चुकी है। जीतनराम मांझी जैसे नेताओं ने तीखे तंज कसे हैं। फुलवारिया गांव से दिल्ली तक का सफर तय करने वाले लालू, जिनकी राजनीति की असली किताब बिहार की गलियों में लिखी गई, 78वें पड़ाव पर अब पहुंच गए हैं, लेकिन पुराने अंदाज से चर्चा हो रही है। आखिर क्या है इस तलवार और पैर के पीछे के सियासी दांव? आपसे कुछ देर के बाद आपके बीच हम लेकर हाजिर होंगे। इसके अलावा चौथी खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र जय जगन्नाथ का करेंगे। जब उज्जैन की पवित्र धरा पर घंटियों की ध्वनि गूंजती है, जब मंत्रों की गूंज हवा में घुलती है और जब भक्तों की भक्ति से आसमान भी झुकता नजर आता है, तो समझ लीजिए भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा महोत्सव शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भक्तों के हाथों में भगवान की भव्य स्नान कराया गया, जो पूरे साल के इंतजार में का फल था। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था का उत्सव है और प्रेम की संजीवनी है। कैसा रहा आज का दिन जय जगन्नाथ में आपको अब से कुछ देर के बाद डिटेल देंगे। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे दरअसल मौत के बाद एक महिला जब जी उठी, उसके बारे में आपको बताएंगे। आज हम एक ऐसे सच की बात करेंगे जिसे कोई झुठला नहीं सकता, टाल नहीं सकता। बात करेंगे मौत की। ये वो शब्द है जिसे सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मौत के उस पार क्या होता है? क्या हमारी आत्मा वाकई शरीर छोड़कर कहीं जाती है? क्या चेतना कभी मरती नहीं? आज हम आपको एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी से रूबरू कराएंगे जो विज्ञान, सोच और आत्मा तीनों को हिलाकर रख देगी। ये कहानी है अमेरिका की 33 साल की ब्रियाना लेफ्री की, जो 8 मिनट के लिए मर चुकी थी, लेकिन जब वापस लौटी और जो बताया, उसने हर किसी को चौंका दिया। उसकी डिटेल आपको भी हम देंगे। ये 5 अहम खबरें रहने वाली हैं आज खबर दिन भर में, और जाते जाते आपको बताएंगे बात पते की। लेकिन जब शुरुआत करेंगे, जाहिर तौर पर आज खबर दिन भर की शुरुआत हम 2 तस्वीरों के साथ करेंगे। उन 2 तस्वीरों के साथ जहां एक महीने के भीतर एक परिवार की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। जो एक महीने पहले खुशहाल था, आज गम में तब्दील हो चुका है। जो एक महीने पहले शादी के जश्न मना रहा था, आज उसी घर में मातम पसरा हुआ है। 2 तस्वीरें देखिए जरा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर 11 मई 2025 की है, जब सोनम और राज की शादी हुई, और दूसरी तस्वीर ठीक एक महीने बाद यानी 11 जून 2025 की है, जिसमें जिंदगी की तस्वीर ही बदल गई।
ये तस्वीर है 11 मई 2025 की, जब सोनम और राजा रघुवंशी ने एक दूसरे के साथ जिंदगी का नया सफर शुरू किया। एक खुशहाल जोड़ा जिसकी शादी में थी ढेरों उम्मीदें और सपने। हर किसी ने माना कि ये रिश्ता प्यार और भरोसे की मिसाल बनेगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। बस एक महीने के भीतर 11 जून 2025 को वही सोनम पुलिस के सामने बैठी है, आंखों में आंसू लेकिन जुबान पर एक भयानक सच। उसने कबूल किया कि उसने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। जो सपनों का घर था वो अब मौत की साजिश का अड्डा बन चुका है। सुनिए इस दिल दहलाने वाली कहानी का पूरा सच। दरअसल शादी के 9 दिन बाद ही सोनम के मन में एक अलग ही ख्याल पलने लगा था। शादी के पहले उसका प्रेमी राज कुशवाहा जो उसके दिल में कहीं जिंदा था। राजा की जिंदगी खतरे में तब पड़ी जब सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को खत्म करने की योजना बनाई। वो हनीमून के बहाने राजा को शिलोंग ले गई, जहां पहले से तैयार हथियारे मौजूद थे। सुनसान इलाके में राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी सोनम ने दिखावा किया कि सब ठीक है। सोशल मीडिया पर 7 जन्मों का साथ लिखकर जांच को गुमराह करने की कोशिश। पुलिस को सबूतों ने रास्ता दिखा दिया। खून से सनी जैकेट, सीसीटीवी फुटेज और कई ठोस सबूत सामने आए। जब मेघालय पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज को आमने सामने बैठाया तो सबूतों के दबाव में सोनम टूट गई। फूट फूट कर रोते हुए उसने अपनी पूरी साजिश का खुलासा किया। उसकी इस साजिश ने एक परिवार को तबाह कर दिया और अब वो कानून के कठोर दायरे में। राजा के परिवार का दर्द भी बयां नहीं किया जा सकता। भाई सचिन और पिता अशोक ने सोनम के लिए फांसी की सजा की मांग की, वहीं उसके भाई ने भी सजा की गुहार लगाई। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि प्यार, धोखे और विश्वासघात की है। जो रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं वो कैसे सबसे बड़े खतरे में तब्दील हो जाते हैं, ये सवाल हर किसी के जहन में गूंजता रहेगा। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से। और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी। पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी। क्या भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ। तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बता, गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन। एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना ही होगा। So we can confirm that only after her interrogation. But except initial investigation में accept किया कि हाँ वो conspiracy में शामिल थी। हाँ, see वो हम लोग हमारा evidence में ये शामिल है। I mean in our evidence it has proven that yes she's very much involved out there. But then interrogation में पूरा clear picture आई। अब बात करते हैं पहले साथ और फिर दूरी की। दरअसल ये कहानी है भारत की सियासत के सबसे चर्चित चेहरे असदुद्दीन ओवैसी की, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेपर्दा किया, लेकिन अब अचानक ऐसी दूरी जो हर किसी के लिए सवाल बन गई है। पहलगांव आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना सख्त रुख दुनिया में रखा,
तब ओवैसी ने भी मोदी सरकार के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम नेता होने के बावजूद उन्होंने आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार का पूरा साथ दिया। लेकिन मंगलवार को जब पीएम मोदी ने अपने सरकारी आवास पर डिनर पार्टी दी तो ओवैसी कहीं नजर नहीं आए। सवाल उठे क्या कि ये कोई संयोग था या फिर सियासत का नया अध्याय। ओवैसी ने खुद कहा, मुझे अपने दोस्त की मेडिकल इमरजेंसी के चलते दुबई जाना पड़ा था, पर इस संयोग के पीछे छुपा है एक बड़ा राजनीतिक दांव। बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है। मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी की लोकप्रियता और उनकी राजनीतिक हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर टिकी है। ऐसे में पीएम मोदी की डिनर पार्टी में शामिल होना उनके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता था। विदेश में राष्ट्रवाद का चेहरा जहां उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया, वहीं भारत में वापस आते ही उनकी जुबान बदली। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के कारण मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ये 360 डिग्री दरअसल टर्न है जो साफ बताता है कि ओवैसी अब फिर से अपनी मुस्लिम सियासत को मजबूत करने में लग चुके हैं। सियासत का खेल बड़ा ही चालाकी से खेला जाता है। जहां एक ओर वो मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं तो वहीं अब अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए दूरी बनाए रखना भी उनके लिए बेहतर विकल्प बन गया है। ये दूरी सिर्फ एक डिनर पार्टी की नहीं है बल्कि उस राजनीतिक गणित की है जो सियासी माहौल को नए सिरे से गढ़ रही है। ओवैसी जानते हैं कि अगर वो मोदी के साथ नजर आएंगे तो मुस्लिम वोटरों के बीच उनके प्रति शक बढ़ जाएगा और विपक्षी दल भी इस मौके को हथियार बना सकता है। इसलिए आज की राजनीति में दोस्ती भी दूरी का ही रूप ले सकती है। ओवैसी की ये दूरी क्या सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर आने वाले वक्त की नई दिशा? यही सियासत का असली नजरिया है, यही सियासत की असली जंग है। दरअसल तलवार निकली, मेज पर रखा केक और फिर शुरू हुआ एक ऐसा जन्मदिन सेलिब्रेशन जिसने सोशल मीडिया को झकझोर कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन की, जहां रस्में नहीं बल्कि रसूख दिखा। 11 जून 2025 लालू प्रसाद यादव के आवास पर सजी रंग बिरंगी रोशनी, समर्थकों की भीड़, 78 किलो का लड्डू केक। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वो था तलवार से केक काटने का अंदाज और मेज पर लालू प्रसाद यादव का रखा हुआ पैर। लालू यादव की शख्सियत जितनी सादगी से भरी मानी जाती है, आज वो उतनी ही चर्चा में आ गए। तलवार, मेज और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के चलते लाठी वाले लालू अब तलवार पर और अब इस सियासत में गर्मी नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन मांझी ने तीखा तंज कस दिया। बोले, जब सरकार में नहीं तो तलवार से केक, कल को बेटा सरकार में आया तो AK-47 से भी उड़वा सकते हैं। बधाई के साथ तंज और तंज के साथ आगाज, यही है बिहार की राजनीति का स्वाद। फुलवारिया गांव से दिल्ली तक का सफर, यहां एक गरीब परिवार से निकलकर देश की राजनीति में लोहा मनवाने वाले लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ा लेकिन राजनीति की असली किताब उन्होंने बिहार की गलियों में लिखी। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार वो सीएम की कुर्सी संभाली, तब वो सिर्फ नेता नहीं जनता के नेता कहे जाते थे। रेल मंत्री बने तो रेल को मुनाफे में लाकर मैनेजमेंट गुरुओं को भी हैरान कर दिया। लेकिन फिर चारा घोटाले जैसे मामले ने उनकी सियासी चमक को धुंधला दिया। अब उम्र के 78वें पड़ाव पर खड़े लालू प्रसाद यादव की पार्टी भले ही संघर्ष के दौर में हो, लेकिन उनका अंदाज अब भी पुराना है। वही करिश्माई, वही विवादित, वही वायरल। मेज पर पैर, हाथ में तलवार और दिल में वही पुराना जज्बा। तो क्या ये बस एक मासूम सेलिब्रेशन था या सियासत के मैदान में फिर से ताल ठोकने की तैयारी? सोशल मीडिया पर तो बहस छिड़ चुकी है। कुछ इसे शो ऑफ पावर बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं लालू अभी जिंदा है राजनीति में। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का सेलिब्रेशन बर्थडे चल रहा था तो दूसरी तरफ बिहार से एक और महत्वपूर्ण खबर देखने को मिली। पटना राजधानी है बिहार की।
लेकिन अब अपराधियों की राजधानी बनती जा रही है। गोलियों की गूंज, लहूलुहान सड़कें और खामोश होती इंसानियत। लगातार तीसरे दिन शहर में हत्या की वारदात ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। सवाल उठता है, क्या पटना अब सुरक्षित नहीं रहा? बीती रात पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के मैनपुरा इलाके में 2 युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। एक की जान चली गई, दूसरा जिंदगी से जूझ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। क्या यह रंजिश थी या किसी गैंग वॉर का हिस्सा? पुलिस छानबीन में जुटी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मृतक की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन सूत्रों की माने तो दोनों युवक पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुके हैं। अस्पताल में भर्ती दूसरे शख्स की हालत गंभीर बनी है। परिवार वाले बदहवास हैं और पूरे मोहल्ले में खौफ का माहौल। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। सोमवार को विक्रम थाना क्षेत्र में 2 युवकों को गोलियों से भून दिया गया था। मंगलवार को 2 लाशें मिली, गोलियों से छलनी। यानी हर दिन पटना की जमीन लहूलुहान हो रही है और प्रशासन सिर्फ जांच की बात कर रहा है। तो जाहिर है, बड़े बड़े वादे, कानून का डर, सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की गश्त, लेकिन अपराधियों के इरादों के सामने सब फेल है। लोग पूछ रहे हैं, कब थमेगा यह खूनी खेल और कब पटना एक बार फिर अमन का शहर बनेगा? फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन जब तक वो पकड़े जाएंगे तब तक कितनी और गोलियां चलेंगी, कितनी और माताएं बेटे खो देंगी, ये कोई नहीं जानता। तो जाहिर तौर पर एक तरफ सेलिब्रेशन चल रहा था, तो दूसरी तरफ बिहार के भीतर लगातार हत्याएं हो रही हैं, जंगल राज रिटर्न की बात हो रही है। लेकिन उन सब के बीच में ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिल जाती हैं कि आखिर क्यों खूनी वॉर, गैंग वॉर लगातार नजर आ रहा है। अब एक और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। बात उज्जैन की करते हैं। उज्जैन की पवित्र धरा पर जब घंटियों की ध्वनि गूंजती है, जब मंत्रों की गूंज हवा में घुलती है और जब भक्तों की भक्ति से आसमान भी झुकता नजर आता है, तो समझ लीजिए भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा महोत्सव शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भरतपुर स्थित इस्कॉन मंदिर भक्तिमय हो उठा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को देश भर के तीर्थ स्थलों से लाए गए जल से स्नान कराया गया, वो भी खुद भक्तों के हाथों से। और यही तो है वो पल जो पूरे साल भक्तों को बेसब्री से इंतजार करवाता है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर के पट खोल दिए गए, आरती हुई, पूजा हुई और फिर शुरू हुआ भगवान का भव्य स्नान। महिलाएं साड़ी में, पुरुष धोती कुर्ते में। साल में सिर्फ एक बार मिलता है भगवान को नहलाने का ये सौभाग्य। और कहते हैं जिसने इस दिन भगवान का जल अभिषेक किया, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। स्नान के बाद भगवान खुद कुछ दिन विश्राम करेंगे, क्योंकि मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर ठीक होकर अपनी मौसी के घर यानी कि निकलेंगे रथ यात्रा पर। इस साल उज्जैन में रथ यात्रा 27 जून को दोपहर 2 बजे निकाली जाएगी। मंडी चौराहा से इस्कॉन मंदिर तक ये महज परंपरा नहीं, ये आस्था का उत्सव होता है। ये महज एक पूजा नहीं, ये प्रेम और समर्पण की संजीवनी होती है। उज्जैन की गलियों में फिर भक्ति बह रही है और हर भक्त की आंखों में एक ही सवाल है, हे प्रभु, कब आएगा वो दिन जब हम फिर से आपके रथ की रस्सी खींच रहे होंगे। अब एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। खबर दरअसल बड़ी महत्वपूर्ण है। मौत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। एक ऐसा सच जिसे ना कोई झुटला सकता है, ना टाल सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है मौत के उस पार क्या होता है? क्या हमारी आत्मा वाकई शरीर छोड़कर कहीं चली जाती है? क्या चेतना कभी मरती नहीं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी महिला के पास जो 8 मिनट के लिए मर चुकी थी, लेकिन जब वापस लौटी और जो बताया उसने विज्ञान, सोच और आत्मा
तीनों को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी है अमेरिका की 33 साल की ब्रियाना लेफ्री की, जिसे मायोक्लिनस डिस्टोनिया नाम की एक बेहद दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी थी। दिन रात कपकपी, नींद गायब और शरीर जैसे कंट्रोल से बाहर। 4 दिन तक लगातार 1 मिनट भी नहीं सो सकी थी ब्रियाना। फिर हुआ वही जिसका डर था। एक दिन अचानक उसकी हालत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, यह तो बस शुरुआत थी। ब्रियाना ने बताया कि उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी जिंदा थी। वो कहती है, मेरी आत्मा शरीर से अलग हो चुकी थी, लेकिन मैं खुद को इंसान के रूप में नहीं देख रही थी, लेकिन मैं पूरी तरह से होश में थी। मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि मैं पहले से ज्यादा जिंदा महसूस कर रही थी। ब्रियाना ने बताया कि उसने वहां और आत्माओं को देखा, लेकिन वो इंसानों जैसे नहीं थे, वो अलग थे, शांति से भरे हुए, जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया की वासी हो गई हो। ब्रियाना ने दावा किया कि मौत एक भ्रम है, एक बदलाव है। हमारी आत्मा, हमारी चेतना कभी नहीं मरती। उसने कहा, हमारा शरीर खत्म होता है लेकिन अस्तित्व बना रहता है। जो मैंने महसूस किया वो किसी सपने या फिर कल्पना से बहुत आगे था। डॉक्टरों का कहना है कि ब्रियाना का दिमाग 8 मिनट तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, लेकिन ब्रियाना का कहना है कि वो 8 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे सचेत और जागृत क्षण थे। वैज्ञानिकों के लिए ये एक रहस्य है, क्लिनिकल डेथ के बाद चेतना कैसे सक्रिय रह सकती है। कुछ शोध बताती हैं कि मौत के समय मस्तिष्क की न्यूरो गतिविधियां अचानक से तेज हो जाती हैं, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी कि NDE कहा जाता है। लेकिन ब्रियाना का अनुभव सिर्फ विज्ञान से नहीं, आस्था और अस्तित्व के गहरे सवालों से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब चलते चलते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। बात पते की आज की है कि सब कुछ तोड़ा जा सकता है। बंगला तोड़ो, लकड़ियां तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, लेकिन भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि सब कुछ जोड़ा जा सकता है, नया लाया जा सकता है, भरोसा वापस नहीं लाया जा सकता। तो यही दरअसल आज की बात पते की है कि भरोसा एक बार टूट गया तो जुड़ नहीं सकता। अपने माँ बाप का भरोसा कभी नहीं टूटने देना, अपने गुरु का भरोसा कभी नहीं टूटने देना, अपने स्वामी का भरोसा कभी नहीं टूटने देना, अपनी पत्नी पति का भरोसा कभी नहीं टूटने देना, भाई बहन दोस्त यार किसी का भी भरोसा टूटने मत देना, क्योंकि अगर एक बार टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाएगा। इसी बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। बेहद शुक्रिया आप सभी का।